यूपी में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिवपाल यादव लगातार अखिलेश पर बिना नाम लिए जुबानी हमले किए जा रहे हैं। शिवपाल ने अखिलेश को लेकर बिना नाम लिए कई ट्वीट्स किए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान के समर्थन में भी कई नेता अखिलेश के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच AIMIM की नजरें भी आजम खान की तरफ हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब आजम खान क्या करेंगे और शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। तो तीसरा मोर्चा क्या बनेगा, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो आजम खान के समर्थक लगातार अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई तमाम नेता भी मुलाकात करने के लिए आजम के परिवार से पहुंचे। आजम खान की नाराजगी लगातार सामने आ ही रही है अखिलेश यादव को लेकर, और दूसरी तरफ शिवपाल यादव को अगर देखें तो वो भी बिना नाम लिए ट्वीट वॉर कर रहे हैं। दरअसल कल शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते हुए चला गया। एक बार पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। तो कल ईद के मौके पर यह ट्वीट किया गया, ईद की मुबारकबाद भी दी, लेकिन खुलकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ है जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा है, हमने उसे चलना सिखाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर शिवपाल ने यह निशाना साधा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, कल जिस तरीके से शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया, नाराजगी तो पहले से थी, लेकिन खुलकर शिवपाल कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो जो ट्वीट कल सामने आया उसने काफी कुछ साफ कर दिया। दूसरी तरफ आजम के समर्थन में जिस तरीके से पूरा मोर्चा खुला हुआ है, नाराजगी सामने आ रही है, तो कहीं तीसरे मोर्चे की संभावना तो नहीं है? शिवपाल या फिर आजम के समर्थक जो हैं एक साथ नजर आए, या फिर कोई और बात भी हो सकती है? बिल्कुल गुंजन, देखिए अगर शिवपाल यादव के मैसेज को आप देखें तो उसमें जो बातें हैं बहुत ही गहरी हैं। एक तरफ उसमें दर्द है, एक तरफ उसमें नाराजगी है, तो दूसरी तरफ उसमें भविष्य को लेकर संकेत भी है कि अब किस तरह से आगे बढ़ना है। एक इसके अलावा चीज़ अगर आप देखिए तो उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी जो पीड़ा थी उस पूरी पीड़ा को यहाँ पर बयान कर दिया। और जो उन्होंने एक लाइन लिखी अपने सम्मान के अंत पर, यानी आप ये देखिए जिस समय विधानसभा चुनाव थे तो सिर्फ एक टिकट पर समझौता करना पड़ा शिवपाल यादव को, गठबंधन हुआ था, लेकिन आप देखिए कि जो सहयोगी दलों के गठबंधन थे उसमें अगर आप शिवपाल यादव की स्थिति देखें, प्रसपा की स्थिति देखें, तो वो महान दल से भी नीचे आपको नजर आएगी। आप देखेंगे तो चाहे वो सुबह सपा हो, चाहे वो RLD हो, इन सबको भर के टिकट मिले, लेकिन शिवपाल यादव जो थे सिर्फ एक टिकट पर उनको संतुष्ट होना पड़ा था, यानी सबसे नीचे जाकर भी उन्होंने सम्मान जो था उसे समझौता एक तरह से कह सकते किया, और यही दर्द अब दिख भी रहा है। इसकी वजह से पार्टी में भी नाराजगी चली, लेकिन अब जो तस्वीर है वो ये है कि फिर से उठकर वो अपना एक कहीं ना कहीं अलग मोर्चे की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसे लेकर आप पीछे देखिए आजम खान से मिलने के लिए जाते हैं। आजम खान के अंदर भी कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी नाराजगी लगातार दिख रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो यानी जो भी नाराज है समाजवादी पार्टी से इस समय नेता, वो सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो एक नया मोर्चा होगा उनमें वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सबके सब सपा से नाराजगी के चलते अलग हो रहे हैं। चाहे वो बात की जाए शिवपाल यादव की या फिर जिस तरह की तलखी आजम खान के मामले में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान आए आजम खान के परिवार को लेकर जगह जगह से, लेकिन उसके बावजूद उस परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। भले ही आजम खान के मीडिया प्रभारी जो है वो आरोप लगा दे अखिलेश यादव पर, लेकिन उसका खंडन कहीं नहीं किया गया। यानी जो बयान आजम खान के मीडिया प्रभारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार जो है, आजम खान जो है वो उनसे साथ में सहमत नजर आते हैं। आप देखिए कि वहां पर मिलने के लिए आजम खान से मिलने शिवपाल यादव जाते हैं, मुलाकात होती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जाते हैं, मुलाकात होती है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा जो सपा विधायक है, जब वो सपा प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाते हैं तो आजम खान मिलने से मना कर देते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें बताती हैं कि तमाम जो पार्टी के बड़े नेता एक एक करके, देखिए कई और लोगों ने पार्टी छोड़ी भी है, चाहे वो युवा नेता हो या पुराने नेता हो वरिष्ठ, तो एक एक करके ये सब एक तरफ हो रहे हैं। और यही एक नया मोर्चा होगा जो आने वाले कह सकते हैं कि जो चुनाव होंगे अब आगे 2024 की, उससे पहले तो एक नई और एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, जो
समाजवादी पार्टी से ही निकली हुई एक और कह सकते हैं एक दल बन सकता है, एक मोर्चा बन सकता है। और उसमें देखने वाली बात ये होगी कौन कौन होगा उस मोर्चे का हिस्सा, क्योंकि तमाम लोग हैं जो आजम खान को साधने में लगे हैं, चाहे वो AIMIM की बात करें, चाहे चंद्रशेखर की बात करें, चाहे RLD से जयंत चौधरी मिलने आते उनकी बात करें। लेकिन अब ये देखना होगा आजम खान किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल चेहरा है। सवाल कई सारे हैं शैलेश, आजम खान किसकी तरफ जाएंगे, दूसरा सवाल ये है शिवपाल किस तरफ जाएंगे, क्योंकि कई संकेत वो पहले भी दे चुके हैं। चलिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल शिवपाल और अखिलेश के बीच बढ़ती दूरियों के दौरान जबरदस्त वार पलटवार हुए हैं। ये पहली बार है जब शिवपाल ने अखिलेश पर इस तरह का चुभने वाला हमला बोला है। भतीजे से बढ़ा क्लेश, चाचा का बुलडोजर संदेश। गुस्से से अखिलेश लाल, शिवपाल की इमोशनल चाल। यूपी की सियासत में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त बगावत के जबरदस्त तूफान से गुजर रही है। चाचा भतीजे में चल रहा युद्ध अब खुलकर शब्द बाण दागने तक पहुंच गया है। ईद के मौके पर शिवपाल ने अखिलेश पर सबसे तीखा हमला बोला। हालांकि उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं लिया, उन्होंने ट्वीट किया, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। कहते हैं सियासत के माहिर खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं कि जज्बातों को किस तरह अपनी ताकत में बदला जा सकता है। कभी कभी भावुकता भी वो करिश्मा कर जाती है जो सधी हुई रणनीति नहीं कर सकती। शिवपाल ने बेशक सीधे अखिलेश का नाम नहीं लिखा, उन्होंने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने निशाना अखिलेश यादव पर ही साधा है। शिवपाल ने अब तक अखिलेश पर कई बार निशाना साधा, लेकिन पहली बार है जब उन्होंने ये जताया कि उन्होंने रिश्ता बचाए रखने के लिए हर समझौता किया, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हासिल हुई। जाहिर है ऐसे में सियासत गर्मा गई है। शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों, कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। बार बार समाजवादी विचारधारा और तदनुसार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी जिस परिवारवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़े थे, एक एक करके आज उनका परिवार कुनबा उनके अहंकार के कारण बिखरता सा गया है। शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा, जिन्होंने न केवल उनका पालन पोषण करने में अपने भूमिका का निर्वहन किया, बल्कि पूरी पार्टी को खून पसीना लगा करके खड़ा करने का काम किया, आज शिवपाल सिंह यादव की क्या दशा कर दी है। और इसलिए खुलेआम शिवपाल सिंह यादव बार बार अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि ईद के दिन ही आजम ने इशारों में अखिलेश पर करारा हमला किया। ईद के ही दिन शिवपाल ने भी अखिलेश के ऊपर इमोशनल अटैक किया। इससे पहले शिवपाल लगातार नई सियासी रणनीति का ऐलान करने की बातें दोहरा चुके हैं। क्या ये डबल अटैक इसी मकसद को पूरा करने का प्लान है? मुझे लगता है कि आज के शुभ अवसर पर इस तरह का ट्वीट मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस स्तर में शिवपाल और अखिलेश के संबंध पहुंच गए और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें समाज के सामने, जनता जनार्दन है, लगातार उसने अपने निर्णय सुनाए हैं, अखिलेश को दरकिनार किया है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और आगामी 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। हालांकि इस बगावत वाली सियासत से वाकिफ अखिलेश भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं।
मुद्दे की बात तो यह है कि बगावत के इस भंवर की भविष्यवाणी काफी पहले से होती रही है, लेकिन चाचा की चुनौती अखिलेश की राह में आफत के कांटे भी बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं आज सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर के वक्त जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच में होनी है। आजम खान जिस इकलौते मुकदमे में जेल में बंद हैं, उस मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 4 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही पिछले हफ्ते यूपी सरकार ने इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई किए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था और सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। आज अब फिर से जमानत अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। आजम के समर्थक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान को अब जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद भी कुछ हद तक जताई जा रही थी समर्थकों की ओर से। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले कई तरीके के बयान सामने आए कि ईद से पहले आजम जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। आज अब इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो देखना होगा क्या कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में सीएम शामिल होंगे। मुंडन संस्कार के दौरान दोपहर 2 बजे तक पूजा पाठ चलेगी। पूजा पाठ खत्म होने के बाद दोपहर में सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी है। सामूहिक भोज में सीएम योगी के सभी रिश्तेदार भी शामिल होंगे। सीएम योगी के गाँव वाले भी इस भोज में शामिल होने वाले हैं। भोज के बाद गाँव के रिश्तेदारों से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने जुलने का भी कार्यक्रम है। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम भी अपने गांव पंचूर में ही करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन और आज अपने ही गांव में योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अपने छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार है, उस कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान वो अपने सगे संबंधियों से भी आज मुलाकात करेंगे। और ये देखिए, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए अपने गांव, अपने घर पहुंचे और उस दौरान भी भावुक नजर आए। वहीं सीएम योगी अपने उत्तराखंड दौरे के पहले दिन अपने पैतृक आवास पर कई मेहमानों के साथ दिखे। इस दौरान सीएम योगी के घर पर कई संत और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। और ये देखिए, 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पैतृक आवास पर योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे उसकी ये पहली तस्वीर है। कई लोग भी इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ और उनकी मां को आप देख पाएंगे। अपनी मां से उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और उस दौरान की ये तस्वीरें। कल सीएम योगी ने अपनी मां से भी मुलाकात की है और सीएम योगी ने अपने जीवन के इन दोनों किरदारों पर खूब प्यार लुटाया। एक तरफ जहां उन्होंने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर उनका सम्मान किया, तो वहीं मां के आंचल में जाकर रात्रि विश्राम भी किया।
हिंदू दर्शन कहता है कि सन्यास की दीक्षा लेने के बाद परिवार की मोह माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन यही हिंदू दर्शन ये भी कहता है कि एक संतान जब तक जीवित है तब तक अपने गुरुजनों के और माता पिता के प्रति निष्ठावान रहना है, और योगी ने इन दोनों धर्मों को बखूबी निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव में हैं। कल उनका हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। 5 मई को सीएम योगी पंचूर से वाया रोड यमकेश्वर जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से हरिद्वार जाएंगे। 5 मई को हरिद्वार में होटल भगीरथ का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारा हुआ था और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया था और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया। इसी होटल का उद्घाटन 5 मई को होना है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ कल हरिद्वार जाएंगे। 3 दिन का दौरा और इस दौरे का आज दूसरा दिन है। 5 मई को हरिद्वार जाने का भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। यमकेश्वर होते हुए हरिद्वार योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां एक होटल का उद्घाटन भी किया जाएगा। हरिद्वार में होटल भगीरथ का निर्माण कराया गया है, उसका कल उद्घाटन होगा और खुद योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारा हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया था और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भगीरथी होटल का निर्माण कराया था। इस होटल का उद्घाटन कल होना है, जिसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ हरिद्वार कल पहुंचेंगे। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस से मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। 23 अप्रैल को केवजराजपुर में 5 लोगों की हत्या हुई थी और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल भी हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। 23 अप्रैल को दरअसल 5 लोगों की हत्या हुई थी और इस मामले में लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने 7 बदमाशों पर दबिश दी है, गिरफ्तारी की है। गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल भी हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस से मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये मामला 23 अप्रैल का है, जहां पर 5 लोगों की हत्या हुई थी। लगातार पुलिस आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी और उसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तकरीबन 10 दिन पहले जो विकी परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस का दावा है कि उसने पूरे मामले का वर्कआउट कर लिया है। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, इन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिनमें से 3 बदमाशों को पैर में गोली भी लगी हुई है। तो 3 जो लोग घायल हैं, उनके समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में प्रयागराज के जो एसएसपी हैं, उन्होंने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की बात कही है, जबकि यूपी सरकार ने भी प्रयागराज पुलिस की पीठ थपथपाई है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की बात कही है। दोपहर को इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बदमाशों के बारे में डिटेल्स दिया जाएगा और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पुराने मामले हैं जिसमें ये पूरा गैंग जो है वो शामिल रहता था। अभी तक पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि हरवई थाने में जो 5 लोगों की हत्या की गई थी एक ही परिवार के, उस पूरे मामले में ये गैंग शामिल था। इसके साथ साथ नवंबर महीने में प्रयागराज में इसी तरीके की एक और वारदात हुई थी, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें ये बदमाश शामिल थे। तो पुलिस टीम का कहना है कि जो बदमाश गिरफ्तार हैं या जो घायल हैं, जो हिरासत में लिए गए, सबसे पूछताछ की जा रही है। दोपहर के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें बाकी डिटेल्स दी जाएगी कि ये बदमाश कहाँ के हैं, कब से ये वारदात कर रहे थे, कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों को अभी पकड़ा जाना बाकी है। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो पुलिस टीम को देने हैं, बड़े अफसरों को देने हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस के लिए एक बड़ी ये कामयाबी मिली है, क्योंकि एक बड़ा चर्चित और सनसनीखेज मामला हुआ था जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे।
थे। ऐसे में पुलिस को तो कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन जो गंगा पार इलाके में सीरीज से हत्याएं हो रही थी, क्या इस खुलासे के बाद, इस वर्कआउट के बाद ठीक है। आगे बढ़ते ललितपुर से खबर, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप, नाबालिग ने 4 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। थाना इंचार्ज पर भी नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक नाबालिग ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, 4 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि थाना इंचार्ज भी नाबालिग के मुताबिक इस दुष्कर्म में शामिल है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 4 लड़कों पर कुल मिलाकर दुष्कर्म का आरोप नाबालिग की ओर से लगाया गया है। में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस वाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई। एक ट्रक के चालक की जान भी चली गई है, 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला। हादसे के बाद दूसरा ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। दनकौर थाना क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक ट्रक चालक की इस हादसे में जान चली गई है, 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद जो शव है उसको बाहर निकाला गया है। ट्रक के चालक की मौत हो गई है। ट्रक इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है कि वहां से मुश्किलों के बाद शव को बाहर निकाला गया।